हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, बुल ट्रैक डेली शो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि थोड़ी हमारे साउंड में प्रॉब्लम है, तो हमने उस साउंड की प्रॉब्लम को फिक्स किया है। आज का वीडियो आप देखिए और बताइए कि क्या अभी भी साउंड की वो प्रॉब्लम पिछले वाली एग्जिस्ट कर रही है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वीडियो क्वालिटी में भी थोड़ा इश्यूज़ है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। आशा करते हैं आने वाले कुछ दिनों में आपको और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इस एपिसोड के साथ हम एक और नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग हमसे कुछ ना कुछ पूछते हैं, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। इस एपिसोड से हम एक और सर्विस शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के वॉल पे या कमेंट सेक्शन पे आप #बुलट्रैक बोलो लिखिए और अपनी क्वेरी को लिखिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेरी को प्रायोरिटी पर आपको रिस्पॉन्ड करें, और जो उसमें से कुछ अच्छी क्वेरीज को हम चुन के अपने अगले एपिसोड्स में उनको वीडियो के थ्रू आंसर करेंगे। तो ये आपके बेनिफिट के लिए, आपके फायदे के लिए ये एक फ्रेश इनिशिएटिव हम शुरू कर रहे हैं। अब आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो के पहले सेक्शन में हम बात करेंगे मार्केट एक्शन और मार्केट में आज क्या खास हुआ। तो अगर मार्केट में देखें तो निफ्टी ने करीब 18,125 पे क्लोजिंग दी और इट वाज ऑलमोस्ट अ फ्लैट, नीचे खुला और वहां से काफी अच्छी रिकवरी हुई और फ्लैट क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी में जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में लगातार बड़ी मूवमेंट हो रही है, और आज भी हमें काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिले 868 पॉइंट्स की, और इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था आईसीआईसीआई बैंक, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर एडवांस डिक्लाइन को देखें तो टोटल एनएससी के स्टॉक्स का एडवांस डिक्लाइन आप देख सकते हैं 393 और डिक्लाइन जो है 1260। तो ये ट्रेंड पिछले कई दिनों से चल रहा है कि जो डिक्लाइन करीब 3 गुना ज़्यादा चल रहे हैं मार्केट में और एडवांस काफ़ी कम चल रहे हैं उसके कंपैरिजन में। अगर हम एफएनओ स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पे भी हमें वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 41 स्टॉक्स ही सिर्फ अप थे और 133 डाउन थे। अब आइए टॉप गेनर्स की बात करते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक ने आज रॉकस्टार की तरह परफॉर्म किया और खुलते ही सर्किट लगाया 10%। सडन प्राइस राइज का रीजन ये था कि इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं और उसमें जो उनके कोर बैंकिंग की रेवेन्यू है, नेट इंटरेस्ट इनकम, उसमें करीब 24% का ग्रोथ देखने को मिला है, और साथ में उनकी जो लोन बुक है उसमें भी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को, करीब डबल डिजिट 10% से ऊपर की ग्रोथ देखने को मिली है। तो आईसीआईसीआई बैंक शायद कुछ चुनिंदा बैंकों में ही है जिनकी जो कोर बैंकिंग रेवेन्यू बढ़ती हुए हमें दिखी है इस क्वार्टर के रिजल्ट में, और कई बैंक्स ऐसे हैं जिनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन कोर बैंकिंग में उस तरीके की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या यह ट्रेंड कंटिन्यू होता है या ये सिर्फ एक इसी क्वार्टर का फेनोमेना है। पीवीआर में भी अच्छी हमें गेन देखने को मिला 5.78%, और उसका कारण था कि इनके जो नेट लॉस हैं वो इस बार कम हुए हैं। तो लॉस में चल रही है कंपनी क्योंकि कोविड की वजह से लोग मूवी देखने नहीं जा रहे हैं, लेकिन लॉसेस कम हुए हैं। ये नॉर्मल, इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं है इन तीनों में। और पॉलीकैब में हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है क्योंकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में इसमें काफी गिरावट हमें ज्यादा देखने को मिली। अब आइए लूजर्स की बात कर लेते हैं। लूजर में सबसे पहले जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसमें करीब 9.38% का लॉस हमें देखने को मिला, और एक अच्छी रैली के बाद, पिछले कई दिनों की अच्छी रैली देखने के बाद ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग का केस दिख रहा है। इंडिया मार्ट, जैसा कि आप जानते हैं, जो मिड टियर और स्मॉल आईटी कंपनीज है उसमें हमें ज्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है, और इंडिया मार्ट और नौकरी दोनों का सेम पैटर्न चल रहा है। पिछले कई दिनों से जो है उसमें ज्यादा गिरावट देख रही है। इनफैक्ट पूरी की पूरी आईटी सेक्टर में ही हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारे गेनर्स और लूजर्स और मार्केट एक्शन की बात, और अब थोड़ा हम मार्केट फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि अर्निंग सीजन चल रहा है Q2 का, यानी कि जुलाई से सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अभी तक अगर रिजल्ट्स की एनालिसिस करें तो करीब 220 या 22 कंपनीज के रिजल्ट आ गए हैं, और इन रिजल्ट्स को अगर आप देखें तो इनके जो टोटल प्रॉफिट में हमें करीब 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम इसे पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें, और अगर हम इसे पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो हमें 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर आप इन फिगर्स को देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा
एक्साइटिंग लगते हैं और ऐसा लगता है कि यार अब तो यहाँ से सारा कुछ ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर इस रिजल्ट्स को अगर आप थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ 3 सेक्टर ही ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनमें वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं? ऑयल एंड गैस, मेटल्स और आईटी। ऑयल एंड गैस जैसा कि आप जानते हैं, और मेटल्स भी कुछ हद तक ये कमोडिटी की कंपनियां होती हैं, और वर्ल्ड वाइड कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिनकी वजह से इन कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो जब इनके डिमांड कम होगी या इनके कमोडिटी के प्राइस गिरेंगे तो इनके प्रॉफिट भी गिर जाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके के सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। वहीं आईटी में एक जेन्युइन हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, और आने वाले सालों में भी आईटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी। इसके अलावा बाकी सारी ज़्यादातर सेक्टर्स की कंपनियां जो प्रोडक्शन करती हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनकी हालत खास्ता होती जा रही है, उनके सेल्स वॉल्यूम गिर रहे हैं और उनके मार्जिन पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि आप देखिए, अगर आपके कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे, आपके जो आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो आप मार्जिन कैसे मेंटेन करेंगे? क्योंकि आप हमेशा प्राइसेस को बढ़ा नहीं सकते। तो ये ओवरऑल अगर आप टोटल अर्निंग सीजन को देखेंगे तो आपको पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन सिर्फ 2-3 ही सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हमें जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है, और वो भी सस्टेनेबल है कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है आने वाले क्वार्टर्स में। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों अक्टूबर में सेलिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे डेटा शेयर किया था, और इस वक्त अगर आप देखें एफपीआईज का पैटर्न, तो वो सबसे ज्यादा आईटी कंपनीज में सेलिंग कर रहे हैं, और आईटी कंपनीज में अभी सेलिंग कर रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने आईटी के स्टॉक्स को चढ़ाया था 2-3 महीने, और अब वो सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर 15 दिन का ही डेटा देखें तो सिर्फ आईटी सेक्टर में ही एफपीआईज ने करीब 5000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। तो आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि एफपीआईज जो हैं आईटी में स्टॉक्स में सेलिंग करते रहेंगे, और उस पर प्रेशर मेंटेन रहेगा। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, आईटी स्टॉक्स एक जेन्युइन रियल ग्रोथ सेक्टर लगता है, और हर गिरावट पर इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। आने वाले सालों में ये कंपनियां काफी आपको मुनाफा देंगी, खास करके लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स। अब आइए दोस्तों, अब जरा निफ्टी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। दोस्तों, निफ्टी की मैं आपको एक अलग तरीके के एनालिसिस दिखाता हूं। आप एनालिसिस काफी लोगों की देखते होंगे, लेकिन ये एक तरीके की नई एनालिसिस मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, यहां पर निफ्टी का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये डेटा है 3 डे का डेटा, 7 डे का डेटा और 14 डे का डेटा। तो हमने 3 डे, 7 डे और 14 डे के कुछ डेटा को कलेक्ट किया है, और डेटा में क्या है? स्पॉट प्राइस है। तो 3 दिन में 52 पॉइंट्स निफ्टी ने लूज किए हैं। आईवी अगर आप इंप्लाइड वोलेटिलिटी देखें तो 2% गेन किया है। पुट कॉल रेशियो 0.02 लूज किया है। इसी तरीके से अगर 7 डे का डेटा देखें तो 213 पॉइंट्स लूज किया है, और 5.73% का आईवी गेन हुआ है, और पुट कॉल रेशियो भी करीब 0.38 गिरा है। इसी तरीके से 14 डे का भी फिगर आप देख लीजिए, 300 पॉइंट्स गेन किया है, 4% आईवी बढ़ा है, और पुट कॉल रेशियो 0.22 गिरा है। दोस्तों, ये जो पुट कॉल रेशियो है, ये नॉर्मल पुट कॉल रेशियो नहीं है जो आप यूज करते हैं। इसमें हमने थोड़ी कलाकारी करके अलग तरीके से पुट कॉल रेशियो बनाया है, जिसे हम यूज करते हैं। तो पुट कॉल रेशियो क्या होता है? पुट कॉल रेशियो आप जानते हैं, पुट के जो डेटा डिवाइडेड बाई कॉल का डेटा, और वो क्या इंडिकेट करता है? जब पुट कॉल रेशियो बढ़ता है तो उसे एक बुलिश सेंटीमेंट माना जाता है, क्योंकि एक कॉन्ट्राडिक्टरी इंडिकेटर होता है, और जब पुट कॉल रेशियो गिरता है तो हम उसे थोड़ा बेरिश मानते हैं। तो अगर आप देखें, जैसा कि आप जानते हैं, निफ्टी गिर रहा है तो पुट कॉल रेशियो में वो क्लियरली दिख रहा है। इसी तरीके से आईवी को आप देखें तो आईवी बढ़ रहा है। इसका ये भी एक तरीके का बेरिश इंडिकेटर होता है, क्योंकि मार्केट में फियर होता है तो ऑप्शन सेलर्स ज्यादा दाम पर अपने ऑप्शंस को बेचते हैं, जिसकी वजह से आईवीज बढ़ते हैं। तो ये भी बेरिश दिखता है, ये भी बेरिश दिखता है। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को देखें, अगर प्राइस मूवमेंट को देखें, तो प्राइस में बियरिशनेस नहीं दिख रही है। जी हाँ, ये नेगेटिव तो है, हालांकि 14 डेज का पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन इसमें बियरिशनेस नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि देखिए, जो नॉर्मल मूवमेंट 3 डे का होता है वो करीब 250 पॉइंट्स होता है, लेकिन उसने सिर्फ 52 पॉइंट्स का फॉल दिया है, तो हम इसे बेरिशनेस नहीं कह सकते हैं। अगर 7 डे में देखें तो 380 पॉइंट्स तक का
बेयरिश कंडीशन में उसको फॉल देना चाहिए, लेकिन फॉल उसने दिया सिर्फ 213 पॉइंट्स का। उसी तरीके से 303 का गेन दिया है, जबकि अगर हम इसे बुलिश केस माने तो उसे 500 पॉइंट्स का मिनिमम गेन देना चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट इस वक्त बुलिश है या बेरिश है, दोनों हम नहीं कह सकते। हम ये कहेंगे कि ट्रेंड इज न्यूट्रल और रेंज बाउंड। हमें अगर आज पोजीशन बनानी होगी ऑप्शंस में तो हम रेंज बाउंड ट्रेंड को मानेंगे, हम बुलिश या बेरिश को नहीं मानेंगे। लेकिन हम रेंज बाउंड विद बेरिश बायस भी बना सकते हैं, यानी कि हम इस तरीके से अपनी पोजीशंस को बनाएंगे कि थोड़ा उसमें बेरिश टिल्ट भी होगा। अब इसमें हमें किस तरीके की पोजीशंस बनानी चाहिए? देखिए, अगर आप 1-2 दिन के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इस डेटा को रेफर करेंगे। अगर आप 3-4 दिन 5 दिन की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इस डेटा को रेफर करेंगे, और आप अगर 2-3 हफ्ते के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप इस डेटा को रेफर करेंगे। लेकिन तीनों में ही अगर आप देखें तो हमें रेंज बाउंड विथ बेयरिश बायस दिख रहा है। तो जब ट्रेंड रेंज बाउंड हो और आईवीज बढ़ें तो हमें कौन सी पोजीशन बनानी चाहिए? हमें स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल पोजीशंस को बनाना चाहिए, यानी कि कॉल और पुट दोनों को खरीदना चाहिए। लेकिन इसमें क्रूशियल पॉइंट यह होती है कि आपको कौन सा स्ट्राइक खरीदना है, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। और आपको एक और चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपकी आईवी कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं तो तभी पोजीशन को होल्ड करिए। अगर आपको लगता है कि आईवी में गिरावट होनी शुरू हो गई है तो आपको पोजीशन को एग्जिट करना है। तो स्टॉप लॉस न सिर्फ स्टॉक में होना चाहिए बल्कि आपके वॉलेटिलिटी में भी स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपके सजेशंस का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, जरूर बताइए। और क्या आप इस वीडियो में देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं, ताकि आपके फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करके हम इस शो को और अच्छा और यूजफुल आपके लिए बना सकें। और ध्यान रहे, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो इस हैशटैग के साथ कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेरीज को पोस्ट करिए, और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में आपके कमेंट्स को आपका नाम लेकर उसका आंसर दें। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर कल आपसे एक नए वीडियो में मिलूंगा।